नमस्कार। कोयला, जिसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसकी रीढ़ की हड्डी था। रीढ़ की हड्डी मीन्स कोयले कोयले की वजह से औद्योगिक क्रांति हुई थी भाप इंजन के रूप में। करीब 30 वर्षों तक पेट्रोल और प्राकृतिक गैस द्वारा इसका महत्व कम होने के बाद 1970 में इसका उपयोग एवं महत्व फिर बढ़ा। वैसे देखा जाए तो कोयले का उत्पादन लगातार द्वितीय विश्व युद्ध तक बढ़ा और उसके बाद शक्ति उत्पादन में इसका हिस्सा कम होता चला गया। पिछले 200 वर्षों में कोयले के इस्तेमाल में 3 प्रमुख परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के बारे में बात करने से पहले, जो आपको मैंने पहले बताया कि 1970 में दोबारा से कोयले का महत्व बढ़ा, इसको सेकंड कमिंग ऑफ कोल भी कहते हैं। 30 वर्षों तक ये वो पीरियड था जब मिडल ईस्ट के अंदर तेल उत्पादन शुरू हो गया था, और उस वजह से जैसे पहले हमने चर्चा करी कि तेल जो था वो परिशोधन में आसान था, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान था, परिवहन करना उसका आसान था, ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, और पर इकाई जो था वो ज़्यादा शक्ति देता था, इसलिए उसका महत्व काफ़ी बढ़ा। तो पिछले 200 वर्षों में 3 एक परिवर्तन देखे गए। नंबर 1, सर्वप्रथम कोयला जो था वो भाप शक्ति से कारखानों, रेल एवं सड़क परिवहन में प्रयुक्त होता था, पर यह उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। सेकंड, कोयले के उपयोग में जो फेज आया, लोह इस्पात उद्योग में इसकी भारी मांग बढ़ी। लोहे को जो इस्पात जो बनाया जाता है उसके परिशोधन में कोयले का इस्तेमाल होता है। तीसरा जो परिवर्तन देखने को मिला, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात अति विकसित क्षेत्रों में बिजली उत्पादन में इसका उपयोग बढ़ा, और ये बढ़ोतरी जारी रहेगी अगर कोई और वस्तु इन क्षेत्रों में इसके प्रयोग को कम ना कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बिजली उत्पादन में थर्मल पावर, जिसको हम बोलते हैं, पानी से जो होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं उसको थर्मल पावर बोलते हैं। उसमें जो विकसित देश थे उसमें इसका उपयोग बहुत बढ़ा। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो परंपरागत बांध जो बनाए जाते थे, बनाए गए हैं, अब वैज्ञानिक और जो इस विषय से जुड़े हुए अन्य एक्सपर्ट लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बांध बनाना और इस तरीके से अप्राकृतिक रूप से पानी को स्टोर करके रखना, एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जहाँ भी आप बांध बनाते हैं वहाँ विस्थापित जो लोगों को आपको बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित करना पड़ता है। जैसे पौंग डैम जो बना हिमाचल में, उसके जो विस्थापित थे उन लोगों को राजस्थान के अंदर जो राजस्थान कैनाल है उसके कमांड एरिया के अंदर ज़मीनें अलॉट की गई। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति किस तरीके से 50 डिग्री टेम्परेचर जहाँ रेगिस्तान में रहता है, किस तरीके से तो वो आके वहाँ कस्टमाइज्ड हो सकता है, किस तरीके से तो रहे वो, और रहने के बाद भी चलो उनको वो ज़मीनें दी तो वो कंप्लीट एक फेल था। वो ज़्यादातर ज़मीनें जो लोकल लोग थे उन्होंने कब्जा उब्जा ली, बहुत कम लोग जो थे वो वहाँ रुक के या तो अपनी ज़मीनें बेच के चले गए। तो एक तो ये है कि लोगों को बड़े भारी मात्रा में आपको विस्थापित करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप डैम बनाएंगे और वो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उसका डूबत क्षेत्र जहाँ तक वो पानी का फैलाव होगा वो सारी जो जगह है वो उसके पानी के नीचे चली जाएंगी। दूसरा ये होता है कि आपने अप्राकृतिक ढंग से उस स्थान विशेष पर बड़ी भारी मात्रा में वजन बढ़ा दिया। भाई आपने पानी रोका, उसके जो बांध के पीछे का जो जलाशय है उसके अंदर कितनी बड़ी मात्रा में आपने पानी को स्टोर किया, तो एक जहाँ वो स्टोर हुआ उस जगह पे आपने एकाएक वजन जो पृथ्वी के ऊपर लोड था अर्थ पे कि
उसको आपने बढ़ा दिया। इस विषय को बाद में भी हम कवर करेंगे जब मैं आपको भौतिक भूगोल के अंदर भू संतुलन का जो सिद्धांत है, जब उसके बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो ऐसा ये पाया गया कि जहाँ इस तरीके से बांध बनाए गए वहाँ पर भूकंप और इस तरीके की जो चीज़ें थी उनके अंदर वृद्धि देखी गई। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अब कोई ज़्यादा बेहतर विकल्प के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ फिर वही ध्यान देने वाली बात है कि कई राष्ट्र जिनमें हम भी हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें करने के लिए हमारे को, जैसे अगर आप आणविक ऊर्जा की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास तो अपनी इंडिजिनस है नहीं, हमने ना ही डेवलप करी। हमारे को ये तकनीक जो है ये बाहर से लेनी पड़ती है, और वो बाहर से तकनीक जब आप लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है। अब एक और इसमें विषय है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है उसको सेफ नहीं मानते, क्योंकि जैसे ये पीछे फ्लड्स आए थे जापान के अंदर, एक रिएक्टर के अंदर रिसाव हो गया था, आपने पढ़ा होगा। तो अगर वो इस तरीके से परमाणु रिएक्टर में कोई रिसाव होता है तो वो ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए उसका बड़ा भारी दुष्परिणाम होते हैं जो सदियों तक रहते हैं। उन परिणामों की वजह से जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो वो लोग भी अब इस तरीके की जो परमाणु ऊर्जा है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा उसको ठीक नहीं मानते। और हम उन्हीं राष्ट्रों से उस तकनीक को लाके, जो कि उनके लिए भी अब उन्होंने उस पर ज़्यादा अनुसंधान करना बंद कर दिया होगा, तो वो पुरानी जो तकनीकें हैं जो परंपरागत उन्होंने पहले डेवलप करी थी, परंपरागत तो नहीं कहेंगे, जो उन्होंने विकसित की थी, उनको हम उनसे लेते हैं और फिर आगे हम अपने उपयोग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो तीसरा जो वो था, अति विकसित क्षेत्रों में कोयले का इस्तेमाल घर को गर्म रखने में, खास करके ठंडे मुल्कों में, और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल इसका बढ़ा। 1973 के एनर्जी क्राइसिस तथा 1970 में तेल कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से थर्मल बिजली उत्पादन में कोयले की मांग बड़े नाटकीय ढंग से बढ़ी। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि 30 वर्ष तक खनिज तेल की वजह से कोयले की जो मांग थी उसमें लगातार गिरावट आती गई, और जब ये 1970 में जो कीमतों का उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि उत्पादन स्थिर रहा, मांग घट गई तेल की, तो उससे भी कई ऐसे तेल उत्पादक राष्ट्र थे कि जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा गई, इंडोनेशिया था जैसे। तो जब ये तेल का उतार चढ़ाव हुआ तो थर्मल जो बिजली उत्पादन है उसमें कोयले की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी। कोयले को सीधे जलाने की अपेक्षा उसे सिंथेटिक फ्यूल के कच्चे माल के रूप में प्रयोग को इस सदी के अंत तक बहुत बल मिलने की संभावना है। प्रोसेस करके उसको सिंथेटिक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने में इसकी बड़ी संभावना है। इसको कोल गैसिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। अगले 50 वर्षों में शक्ति उत्पादन में तेल का हिस्सा, जो कि करीब 40% है, गिरकर 20% रह जाने की संभावना है। मतलब जो तेल का इस्तेमाल है वो 40% था, ये बात कर रहे हैं 90s की, वो घट के 20% रह जाएगा या उससे भी नीचे जा सकता है। आज कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग बिजली उत्पादन में हो रहा है। 1980 में विश्व की 2/3 बिजली कोयले से उत्पादित हो रही थी। कोयले का केवल जितना कोयला निकलता है उसका 1/4 मतलब 25% हिस्सा ही बिजली उत्पादन में खर्च हो रहा है। सीमेंट उद्योग, जिसमें शक्ति की बहुत आवश्यकता है, पूर्ण रूप से तेल की अपेक्षा कोयले की शक्ति उत्पादन साधन के रूप में प्रयोग होती है। सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर। तो ये हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरीके से कोयले का जो उत्पादन प्रतिरूप था, उसका इस्तेमाल था, उसमें किस तरीके से 3 फेजेज आए,
और किस तरीके से कोयले का महत्व दोबारा से शक्ति उत्पादन, खास करके बिजली उत्पादन के अंदर बढ़ा। जहाँ तक कोयले की उपलब्धता की बात है, यूरोप के कुछ भाग छोड़ दीजिए, खास करके डेनमार्क, वेस्ट जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड में कोयले की एकीकृत प्लांट से बड़े क्षेत्रों को गर्म किया जा रहा है। ये ठंडे मुल्क हैं, यूरोप के, खास करके डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, इसमें डिस्ट्रिक्ट हीटिंग यूनिट बोलते हैं उनको। बड़े क्षेत्र को पाइपों द्वारा एक जगह पे यूनिट लगा के कोयले की, और उससे पानी को गर्म करके, और उस पानी को उन पाइपों में फ्लो किया जाता है, और वो दीवारों के बीच में रहती हैं, और उससे उस एरिया को गर्म किया जाता है, खास करके जो ये राष्ट्र अभी बताए गए।